क्लास वन। तो ये टू से शुरू होता है और सुप्रीम जो अफेक्स है वन तक जाता है। ये आपका पूरा सिस्टम वर्क करता है अभियोजन विभाग का। यहाँ से एसडीएम की पे स्केल शुरू होती है। 5400 यही क्लास टू का पद है, यहीं से एसडीएम डिप्टी एसपी आरटीओ का ये पे स्केल है। ये पीओ के पद जाने पे आपको मिल जाता है। और ये पीसीएस एलाइड के 4600 पे स्केल भी है पीसीएस एलाइड में, वो और पदों के लिए है। तो आप पीसीएस के दो चार पदों को छोड़ के आप हाईएस्ट रैंक में डायरेक्ट सेलेक्ट होने जा रहे हैं। और इस सेवा को 28-29 साल करने के बाद हमको लगा कि अगर नॉलेज है, प्रोवाइडेड यू हैव नॉलेज, ये सेवा नॉलेज की है, वो लीगल लीगल नॉलेज की है और प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आप पुलिस और प्रशासन में आपकी बहुत ख्याति, और आपके बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो चाहे डीएम होगा चाहे एसपी होगा, जरूर आपसे सहयोग लेगा और आपकी बड़ी भूमिका होती है। और बड़ा सम्मान भी मिलता है, प्रोवाइडेड यू हैव नॉलेज, अदरवाइज नो विलास, नो वन विलास की। यहाँ तक तो कोर्ट में काम करना होता है। पहले एसपीओ ही जिले के हेड होते थे अभियोजन विभाग के। बाद में ये आज के 6-7 साल पहले ये नया पद क्रिएट किया गया, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। इसका इसका सब्स्टिट्यूट नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, इसको भी रहने दिया गया, बीच में एक कर दिया गया। अब जिले के हेड यही होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। ये कमिश्नरी में बैठते हैं। एडिशनल डायरेक्टर ये कमिश्नरी में बैठते हैं। तो कमिश्नरी के सारे जिलों को सुपरवाइज, ज्वाइंट डायरेक्टर को सुपरवाइज यही करते हैं। ये सुपरवाइजरी अथॉरिटी होते हैं। ये सुपरविजन रखते हैं, ये जिले का काम देखते हैं, बाकी ये लोग कोर्ट का काम देखते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर कहीं कहीं खुद भी जो कोर्ट चाहे वो लेके कर सकता है, उसको मना ही नहीं है। वो ऑफिस से अगर उसके पास टाइम है करने का तो वो चाहे तो कोर्ट का भी काम कर सकती है। हम तो जहाँ भी रहते थे, डीएम की कोर्ट हफ्ते में एक दिन होती थी, मैं उसको अपने पास रखता था, मैं खुद जाता था उसको करने के लिए। वहाँ क्रिमिनल केसेस कुछ होती हैं, चलती हैं, तो वो जिले हफ्ते में एक दिन कोर्ट होती थी, तो इसको मैं अपने पास रखता था, खुद करता था, ताकि प्रशासन से कम्युनिकेशन बना रहे, गैप ना होने पाए। तो इस तरह से ये नोट कर लिए ना, इस तरह से यह पद बड़े सम्मान का है, बहुत ही अच्छा पद है, जिम्मेदारी का पद है। बशर्ते कि आप अगर लॉ पढ़े हैं तो। अगर आपका लॉ कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कहीं कोई बात और नहीं आएगी। इसको मिटाया कैसे जाता हाथ से? बस। हम्म। तो ये ये है प्रोसिक्यूशन का ढांचा और कैसे वर्क करता है। ये आपको जुडिशरी के साथ, जुडिशरी से तो आप केवल कोर्ट तक सीमित है। जो पुलिस केसेस गई है, जिन केसेस को आपने भेजा है, उसमें आप एक पक्षकार होते हैं, एक पार्टी होते हैं। वो वहाँ जुडिशरी में आपका रिलेशन केवल कोर्ट तक ही है। फिर आएंगे जब जिले में पुलिस और प्रशासन में जब आएंगे, तो सारे विभागों से आपका वास्ता रहेगा।
सारे विभागों की फाइलें आती हैं, सारे विभागों पर आपको ओपिनियन देनी पड़ती है। और वो प्रशासन अधीन, आपके जिले में आप अधीन रहेंगे डीएम के। वही आपके एसीआर लिखते हैं, एनुअल रिमार्क वही देते हैं। आप अंडर कंट्रोल डीएम के रहेंगे जिले में, एसपी के नहीं। पहले एसपी हुआ करते थे। जब 1976 के बाद सीआरपीसी में अमेंड करके इसको पुलिस से अलग कर दिया गया, तो एसपी का कंट्रोल खत्म हो गया। आपका बास जिले में डीएम होते हैं। तो डीएम से ही आपको कोहेरेंस रखना होता है। और मेन जो फाइलें आती हैं वो एसपी के यहाँ से आती हैं और डीएम के यहाँ से, दोनों के यहाँ से आती हैं। और उन फाइलों पे आपको लीगल ओपिनियन लिख करके देना होता है कि इसमें क्या ला है और क्या होना चाहिए। इन दोनों के आधार पे आपको अपनी ओपिनियन बेस करके देना पड़ता है। ओपिनियंस तो ओपिनियन होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। हर आदमी ओपिनियन देता है। आपका लोक सेवा आयोग भी ओपिनियन देता है कि हमने परीक्षा के माध्यम से इतने लोगों को इस पद के लिए योग्य पाया है, नियुक्ति देने का कष्ट करें। वो ओपिनियन के रूप में होता है। अगर गवर्नमेंट कहे हम नहीं देंगे तो वो आप यू कैन चैलेंज इट, नो है। दैट इज ओपिनियन एंड नॉट बाइंडिंग थिंग। लेकिन चूंकि परंपरा है, अगर कोई मानेगा नहीं तो फिर तो कोई भी संस्था बेकार है ना। वो परंपरा है, वो बाइंडिंग नेचर की ही होती है, तो उसको माना ही जाता है। अगर कोई वो उसमें कोई गलती है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो मानी जाती है ओपिनियन। और उसी के तहत जो प्रशासन है, पुलिस है, या जिस भी विभाग की कंसर्निंग फाइल है, वो काम करते हैं। इसलिए बहुत जिम्मेदारी से ओपिनियन दी जाती है। हम आपको एक केस बताते हैं। मृतक आश्रित में एक आदमी भर्ती हुआ दरोगा के पद पे। है ना, मृतक आश्रित मामले है, उसके तहत नौकरी मिलती है अगर बाप खत्म हो गया। तो वो समय जो भी एसपीओ रहे होंगे, फाइल आई थी कि क्या मतलब इनको नियुक्ति दी जा सकती है। उन्होंने लिख दिया हाँ दी जा सकती है, और कोई विधिक बाधा नहीं है। ही वॉज अपॉइंटेड। 10-12 साल बाद वो इंस्पेक्टर हो गया, प्रमोशन पाके प्रमोट हो गया। पता चलती है कि ये ओपिनियन तो गलत थी जिसके आधार पे इनको नियुक्ति दी, और शासन में। तब फाइल फिर वापस आई, उसमें एसपीओ की राय लगी हुई थी। अब मैं देखा कि गलत राय के आधार पे गलत नियुक्ति दे दी गई। डीएम साहब ने वो फाइल हमारे पास भेजी कि इसको देखिए। उसमें केस ये थे कि वो, उसका बाप जो है वो सर्विस से टर्मिनेट हो गया था, और उसके कुछ दिनों बाद मर गया आफ्टर टर्मिनेशन। ही वॉज नो मोर इन द सर्विस। एक्सपायर होने के बाद इन्होंने मृतक आश्रित पे क्लेम कर लिए, जबकि वो सर्विस से टर्मिनेटेड थे। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सर्विस। इस पर मैं जोर दे रहा हूँ इसलिए कि सस्पेंशन में और टर्मिनेशन में शायद आप लोग जानते होंगे बहुत अंतर होता है। सस्पेंशन में नौकरी रहती है और टर्मिनेशन में नौकरी खत्म हो जाती है।
तो मृतक आश्रित का धारा 2 में उस अधिनियम में मृतक आश्रित कौन होगा, उसकी परिभाषा लिखी गई। देखिए ब्लंडर कैसे हुआ था। उसकी परिभाषा में साफ लिखा गया है, ऐसा मृतक जिसका जिसकी डेथ सर्विस पीरियड में हुई हो, वही उसी मृतक का आश्रित हो माना जाएगा। अगर तो टर्मिनेट हो गया तो सर्विस पीरियड में कहाँ वो मर रहा है, उसकी तो नौकरी खत्म हो गई तब वो मरा। तो हम ये धारा 2 का दे करके लिख, तो ये ब्लंडर होती है, ये ब्लंडर्स होते हैं कि आप अगर अधिनियम से, और हम तो अब देखते हैं बड़ा अच्छा किए एपीओ में कि अब सारे अधिनियम कई कई 10-12 अधिनियम शायद उस पेपर में कर दिए है क्या। 5वां पेपर कर, हम लोग सुबह 4 पेपर होते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आपको पूरा लॉ का मास्टर होना चाहिए। अधिनियम तो सारे आपके उसमें आएंगे जब आप काम करने लगेंगे, तो सारे एक से एक अधिनियम आएंगे कि आपका आपका नाम कभी। हम पहली बार गए तो पुतला अधिनियम मिला, पुतले उतले नहीं जुड़वाते हैं। तो साला ये कहाँ से आ गया। एक से एक अधिनियम है कि आप सिक्का अधिनियम, सिक्का लेने से लोग मना कर रहे थे बाजार में, 10 का, रुपए का, या किसका सिक्का वो था। तो वो डिशानर में आता है। एक से एक मामले ऐसे ऐसे आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस पर भी अधिनियम बना है। तो ये तो लोक सेवा आयोग ने बड़ा अच्छा कि एक 2 4 10 अधिनियम ला दिया कि कम से कम उससे आप लोग परिचित हो जाए यहीं से, क्योंकि आगे चल के सारे अधिनियमों की जरूरत आपको पड़ेगी। और तत्काल पढ़ते हैं तो निकलता नहीं कुछ। वो तो तब वही प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह हो जाते हैं उस अधिनियम के लिए, नए नए एकदम से। तो थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा वहाँ पढ़ लेंगे, सर्विस पीरियड में तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो तो ये हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप सारे लाभ पढ़ेंगे तभी वो हो जाएगा। जब आपकी शार्पनेस तेज होगी, समझ रहे हैं, दिमाग जब तेज रहेगा, पढ़े रहेंगे कि छोटे छोटे अधिनियम किस पैटर्न पे बनते हैं, तो थोड़ी देर देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊं कि मैं एक जगह पोस्टेड था, और डायरेक्ट आईएएस ज्वाइंट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट होते हैं, पोस्टेड थे। तो उन्होंने एक अधिनियम पर हमसे जानकारी चाहिए कि ये मेरी समझ में नहीं आता है, इसको बता दीजिए। अब मैं देखा कि आईएएस क्यों आईएएस होता है। जैसे ही मैं थोड़ा सा उनको पकड़ाया, वो आदमी 10 मिनट में पढ़ के और पूरा पूरा अधिनियम कंसाइज करके 8 लाइन में लिख दिए कि ये है इसका मतलब। पहले तो वो लाइन पकड़ने में नहीं आ रहे थे, जब जैसे लाइन पकड़ा है पूरा अधिनियम कैच कर लिया कि ये है। तो ला, किसी ने परिभाषा भी दी है कि ला जो है कॉमन सेंस है। परिभाषा है कि ला इज नथिंग बट ओनली कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से रिलेट करते हुए आप चलेंगे, ला वही है। उससे डेविएट मत होइए। कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, मानवता क्या कहती है, इंसानियत क्या कहती है, उस लाइन पे जब आप चलते रहेंगे वही ला है। तो आप लोग छोटे अधिनियमों से मत भागिएगा, जो छोटे छोटे अधिनियम होते हैं। तो हम लोग देखते थे, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, यही पढ़ना अच्छा लगता था। छोटा अधिनियम में होता था अरे ये सब पता नहीं क्या है। तो उन अधिनियमों में पर थोड़ा सा वो रखिएगा, उनके कोहेरेंस में रहिएगा। तो ये पूरा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। मेनली आप लोगों की फैंसी सिविल जज है कि एपीओ है।
हाँ। हाँ, बहुत अच्छी सेवा है ये। दोनों सेवाएं अच्छी हैं। जनरल नॉलेज की भी तरफ ध्यान रखा करिए आप लोग। रखते हैं नहीं? हाँ। क्या पढ़ते हैं जनरल नॉलेज? संविधान तो दोनों में बहुत है, एपीओ और सिविल जज दोनों में। हाँ। एपीओ में कहाँ पे इस समय संविधान है? हम लोग समझ जनरल नॉलेज में था। हाँ। हाँ, प्री में, मेंस में हम पूछ रहे हैं। अच्छा। तो संविधान भी पढ़िए आप लोग, अगर भले कम हो। सिविल जज में तो ज्यादा है संविधान का पोर्शन, एपीओ में कुछ कम है। कम हो तब भी, क्योंकि ये बेसिक लॉ है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई हमसे पूछे, तो हम कहेंगे इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इससे बाहर कोई लॉ नहीं बन सकता। इसके वायलेशन में कोई लॉ नहीं बन सकता। नो लॉ इज परमिसिबल, यानी जो इसका कोई उल्लंघन नहीं, कोई लॉ इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इसी सेंस में कहा गया है कि जहां आप उल्लंघन में जाएंगे, कोर्ट उसको वाइड डिक्लेयर कर देगी। तो इसलिए जैसे जो छोटे अधिनियम भी बनते हैं, और भी अधिनियम, जितने अधिनियम है, आर्म्स एक्ट, पुलिस एक्ट, जो भी है, कोई संविधान के उल्लंघन में नहीं जा सकता। जितना पोर्शन जाएगा वो वाइड होगा। वाइड आई विनिसियो। तो इसलिए संविधान की जानकारी आप लोगों को भरपूर होनी। संविधान कौन सी किताबें आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, बहुत अच्छी किताब, जो हम भी वही पढ़े थे। जयंत पांडे तो हमेशा सबसे अच्छा ये है कि वो अपडेट रखते हैं। अब तो शायद वो इस दुनिया में नहीं, हम लोग पढ़ाए भी थे वो टीचर यूनिवर्सिटी में। तो वो अपडेट रखते थे, कोई न कोई होगा जो अपडेट रखता हो, लेकिन आज भी वो किताब अपडेट रहती है। और सीएलए कैसा लगता है, जो सीरीज आती है छोटी वाली आप लोगों को? हम्म। मैं कभी कभी देखा करिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था एक बार, बहुत अच्छा लगा था। सीएलए की। हाँ। अच्छा, अब उसको आप लोग लेके केवल बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का पढ़ के हमको बताइएगा कि क्या इससे ज़्यादा आप वहाँ एग्जाम में लिखेंगे, और इसके अलावा क्या लिखेंगे। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? उसको हमने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कंसाइज करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जो कई कई सेक्शन से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, सीएलए है एक ठो और कोई है, अ, अरे उसको, वो कौन यूनिवर्सिटी का है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये जो यहाँ है नैनी में जो यूनिवर्सिटी है, रज्जू भैया, रज्जू भैया की भी अच्छी है। तो वो मेन चीज ये है कि आप इसको बेस नहीं बना सकते किसी किसी क्वेश्चन का आप उत्तर, जैसे एक प्रश्न में 10 सेक्शंस हैं। तो वो एक इट इज ए सॉर्ट ऑफ गाइड
दस 10 सेक्शंस आपको लिखना है, तो वो सेक्शंस हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से लाएंगे? तो वो शार्ट में दिखा दिया है कि आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। और पर्सनल लॉज पर क्या आप लोगों का वो है, फैमिली लॉ जैसे? हाँ, हमारे हिसाब से अगर आपको सिविल जज बनना है तो फैमिली लॉ का कंप्लीट मास्टर बनना पड़ेगा। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बोथ। यू हैव टू बी कंप्लीट मास्टर। अब ये केवल बेयर एक्ट से नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू लॉ इतना पतला बेयर एक्ट है, मतलब उस पर कुछ लिखा नहीं गया, वो सब। हाँ, डेवलप है सब। अब से ग्राउंड्स ऑफ क्रुअल्टी एंड डिजर्शन फॉर डाइवोर्स हैं। तो क्रुअल्टी क्या है, डिजर्शन क्या है, वो तो 2 लाइन में लिख दिया है। और एक बार मैं सिविल जज दिया था, तो उसमें ये प्रश्न कंपलसरी आया था कि एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स ऑन क्रुअल्टी एंड डिजर्शन, 2 ही ग्राउंड पूछा था। इसका मतलब वो कंप्लीट व्याख्या आपसे चाहता था। ये डेवलपमेंट है क्रुअल्टी एंड डिजर्शन केसेस का। केसेस के माध्यम से आप क्रुअल्टी क्या है, डिजर्शन क्या है, उसका आप डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो फैमिली लॉ को आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना है। अब एक कंपलसरी सवाल रहता है, 40 नंबर का शायद है, 40 का है ना, 40 नंबर का है, कंपलसरी सवाल रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया, ये सिविल जज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके आपको मास्टर में, इनके अगर आप इनसे खिलवाड़ करते हैं तो आप हकदार नहीं हैं उस पद के। इसलिए मैं इम्फेसिस दे रहा हूँ इस पर कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड फैमिली लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सिविल जज का पद कभी पा नहीं पाएंगे। ये कंपलसरी सवाल इन्हीं से होते हैं, और आप फर्स्ट पेपर में किसी कीमत पे आप समझिए कि 200 में से आप 80 80 नंबर का सवाल उसमें कंपलसरी भी है, वो आपके बाहर हो जाएगा। दो दो चीजें केवल, फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा पे, ये तो रहा सब्सटेंटिव लॉ का। दूसरा पेपर जो है प्रोसीजरल होता है, प्रोसीजरल लॉ, वेरी स्कोरिंग पेपर, बट वेरी एग्जॉस्टिव। वेरी स्कोरिंग बट वेरी एग्जॉस्टिव, एंड यू हैव टू राइट ए लिटिल। जो अब तो देखता हूँ इतना इतना कंसंट्रेटेड पूछता है, किसी एक बिंदु कंसंट्रेट होकर पूछता है। पहले तो क्वेश्चन आ जाता था, डिफा बताइए, रेस जुडिकेटा बताइए, ये बताइए, वो बताइए। अब तो किसी एक बिंदु पूछ देता है। अभी पिछली बार तो हमने देखा रेस जुडिकेटा से 4 प्रॉब्लम पूछ दिया था, एक ही क्वेश्चन में 4 प्रॉब्लम। और वो इतना डीप घुस करके पूछा था। रेस जुडिकेटा का चैप्टर पढ़ने में हम समझते हैं कि अगर कोई पढ़े कायदे से टाइम दे करके, तो 2 3 महीने का वो अकेले है। अब इतना डीप घुस करके पूछा था कि
वो क्वेश्चन उन जो चारों वो थी, प्रॉब्लम्स थी, उसका उत्तर कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर था कि अगर जो कोर्ट में काम किया है वो कर पाएगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछता है। अब जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था यहाँ एपीओ का सन 90 में, तो एक प्रश्न हमसे पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो बताइए, आप लोग डिफरेंस बताइए। इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर। वेरी गुड। आगे। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आफ्टर द एफआईआर विदाउट एनी परमिशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एफआईआर होती है। और जो इंक्वायरी है वो कंप्लेन केस में जाना है कि किसी व्यक्ति ने किसी कोर्ट से कंप्लेन केस किया है, तो मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देगा, फिर जाकर इंक्वायरी का प्रोसेस स्टार्ट। हम्म। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है अपने आप। और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में क्या होता है? और बताइए, आप लोग बताइए। दो हो गए, आगे चलिए। बहुत सरल सवाल है। हम्म। देखिए, तीन चार अंतर तो किताब में दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पर्पस क्या है? तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? अब हम पॉइंट देंगे तब आप हमको अंतर बताएंगे। कलेक्शन ऑफ एविडेंस इसका पर्पज है, और इंक्वायरी पर्पज क्या है? जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि करना के लिए सत्य है। असत्य है। बी पर्टिकुलर। हमारे भाइयों की हालत कमजोर पड़ रही है बहनों से। बी पर्टिकुलर। इतनी इतनी वीक पॉइंट, इतना मतलब ये जनरल पॉइंट है। इतना जनरल है कि मतलब पढ़ाई के समय आप लोग इसको कोई सो रहे हैं, आप जगा दे के इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के अंतर बताओ, तो आप खटाखट बताना शुरू कर दें। इतना जनरल सवाल। तो वो कोर्ट करती है, वो मजिस्ट्रेट करता है। वो उसका उद्देश्य है एविडेंस कलेक्ट करना, उसका उद्देश्य है कि बात सत्य है का, फैक्ट की सत्यता, सत्यता की जांच करना। तो ये सब जो तीन चार अंतर हैं, ये हैं। वो जुडिशियल नेचर का है, वो नॉन जुडिशियल नेचर का है। ये तो किताब में मिलता है। अब वो बोर्ड इस बात पे अड़ गया कि इसके अलावा भी अंतर है, आप बताइए। तो हमने कहा सर, सर हमको नहीं आता है कि इतने तो हमको मिलता है, इतने हम पढ़े। तो जो एक्सपर्ट बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी कितने जानते हैं। तो वो ये प्रैक्टिकली है कि किताब में कहीं नहीं लिखा है। इंक्वायरी ऑन ओथ, स्टेट इंक्वायरी में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो ऑन ओथ दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो बयान दिया जाता है वो ऑन ओथ नहीं दिया जाता। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। तो आपको जो वहाँ किताबी नॉलेज तो है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे रिक्वायर्ड होगा फील्ड में। किताब तो जो है वो है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि इस बिंदु पे कि इसको संजोग से अच्छी वैकेंसी भी आई है लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश।
आप लोग लग जाइए, और ये 5 ही पेपर का इम्तहान है। इतनी अच्छी सेवा है जिसको तो हम आपको लोगों को बता ही चुके हैं। इतनी अच्छी तनख्वाह है। हम्म, आप डीआईजी की पे स्केल से रिटायर होंगे। एसपी डीएम की पे स्केल आपको एसपीओ होते ही मिल जा रही है। तो इतनी अच्छी पे स्केल है, इतनी अच्छी सर्विस कंडीशन है, और इतना अच्छा माहौल। एक तो एक चीज हम आपको बता दें कि कोई नौकरी करने में वर्क प्लेस का, प्लेस ऑफ वर्क का बड़ा महत्व होता है कि आप किस माहौल में काम करते हैं। एपीओ और सिविल जज ऐसी नौकरी है कि आप बहुत अच्छे माहौल में काम करते हैं। वकील लोगों के बीच में रहेंगे, अधिकारियों के बीच, जो जिले का नंबर 1 बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिकारियों और एडवोकेट्स, उसके बीच में आप काम करते हैं। ये नहीं कि आप तहसील में हैं, आप वो ब्लॉक में हैं, आप वहाँ हैं, तो वहाँ आपको दूसरी रैंकिंग, जो लोग आपके सराउंडिंग्स है वो दूसरे ढंग के मिलेंगे। आप हमेशा हेडक्वार्टर पे रहेंगे, और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में काम करते हैं जो अति बौद्धिक होता है। आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। हाई कोर्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप कोर्ट में काम कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है। डिफेंस का वकील बहस कर रहा है, अदालत को बता रहा है, आपको जानकारी हो रही कि बताइए ये चीज हम नहीं जानते थे। आपकी कमियों का प्रोजिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, इसको नोट कर लीजिए। प्रोजिक्यूशन का जो बेसिक फंडा है, प्रोजिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको अपने पैरों पर अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। मतलब आप, डिफेंस आपकी सहायता के लिए नहीं है। डिफेंस से आप कमियां नहीं खोज सकते हैं, डिफेंस आपकी कमियां खोजेगा। इसको नोट कर लीजिए। डिफेंस आपकी कमियों का फायदा पा सकता है, 162 सीआरपीसी है। डिफेंस आपकी कमियों का फायदा पा सकता है। आप डिफेंस की कमियों का फायदा नहीं ले सकते, बिकॉज प्रोजिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। बात समझ में आ रही है? पुरानी सीआरपीसी 162 है। कोरोबोरेशन एंड कंट्राडिक्शन। आप एफआईआर दर्ज करेंगे, यहीं से तो शुरू होता है। एफआईआर क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पहला स्टेप। वहीं से क्रिमिनल लॉ इन मोशन आ जाता है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पैदा हो जाता है क्रिमिनल लॉ वहीं से। एज सुन एज एफआईआर इज रजिस्टर्ड। तो आप एफआईआर दर्ज करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। बड़ा साफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट का।
Magistrate or any court cannot interfere in the investigation except supervision. आगे लिख लीजिए, कैन नॉट इंटरफियर इन्वेस्टिगेशन except supervision which 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 is made by High Court or Supreme Court. ये बड़ा एक्सक्लूसिव सवाल है कि कैन मजिस्ट्रेट और कोर्ट इंटरफियर द इन्वेस्टिगेशन, ये आया भी है एक आध साल सिविल जज में। आंसर आंसर विल बी नो एट ऑल, कैन नॉट इंटरफियर बिकॉज आईओ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर इज द सुपर बॉस एंड हेड ऑफ द स्पॉट। मौके पर कौन जाता है? असलियत उसको मालूम हो जाती है द डे ही विजिट्स किसी अपराध, केवल उसका एविडेंस कलेक्ट करने में उसको टाइम लगता है। द डे ही विजिट्स द स्पॉट he comes to the conclusion who committed the crime. Thereafter he starts evidence on that point. तो इसलिए इस्पात अफसर माना गया है इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्पात का सबसे बड़ा अफसर आईओ होता है, इसलिए उसके काम में हस्तक्षेप न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, उसके काम में हस्तक्षेप न किया जाए। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देते हैं कि आप विवेचना का सुपरविजन करते रहिए, सुपरविजन समझते हैं ना, वेदर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग अकॉर्डिंग टू लॉ और नॉट, इतने सुपरविजन आपको करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ आप डायरेक्शन नहीं दे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड डायरेक्शन। आप डायरेक्शन नहीं देंगे, केवल जहां लॉ का वायलेशन हो रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसी पर आप चैतन्य करते रहेंगे। अदरवाइज देयर इज नो एनी रूम फॉर द कोर्ट टू इंटरफियर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस अफसर। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये हम कह रहे थे कि जो प्रोसीजरल लॉ है, लॉ सेकंड, इसको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। पूरा आपका समय प्रोसीजरल लॉ पढ़ने में ही खत्म हो सकता है अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखेंगे तो। अच्छा, पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे सीधा सीधा पूछा जाता था, ट्रायल ऑफ सम्मन केस, ट्रायल ऑफ वारंट केस, वो सब अब खत्म हो गए हैं। अब ये जमाना स्पेसिफिक चीजों का हो गया है। तो आपको एक तरह से आप लोगों का ही शब्द है कि स्मार्ट स्टडी। पहले होता था हम लोग 6 पेज 4 पेज बना के रट लेते थे, अब वही क्वेश्चन आ जाता था और उसको लिख देते थे। अब वो आपको वो तो रटने हैं, वो तो आपको रटना ही रटना है, उसमें से आपको स्मार्ट स्टडी भी किए रहना है कि पूछेगा 10 लाइन का सवाल। तो स्मार्ट स्टडी पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पेपर में आईपीसी है, जो आप तो बीएनएसएस क्या हो गया है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो आपके छोटे छोटे एक्ट हैं कंपलसरी उससे होते हैं, उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। बाकी
आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताएं, कुछ जानना हो इस विभाग के संबंध में, प्रक्रिया के। देखिए, अब एक चीज हम आप लोगों को और बताते हैं कि पहले जो मेरिट था लोक सेवा आयोग में, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग की भी मेरिट, वो अब ऐसी हो गई है। पहले ये था, ये अब सिचुएशन हो गया है। शिखर पे जाके सिमट गया सिलेक्शन आपका भी, ये शिखर हो गया है। पहले ये स्पाइन रहता था। अगर 400 से सिलेक्शन शुरू हो रहा है तो आते आते वो 350, 325 तक आता था। एक उदाहरण हम दे रहे हैं। अब सिलेक्शन अगर 400 से शुरू हो रहा है तो ये 380, 375 आते आते खत्म हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं नहीं? यानी ये आप अगर 399 नंबर पा रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं कि आप अयोग्य हैं। क्यों? वो सॉरी, 400 से शुरू हो रहा है, और अगर ये आपका जा रहा है, ये मिटेगा कैसे यार? 400 से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 375 तक। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 374 पाने वाला अयोग्य है। क्यों? लेकिन ये बाहर हो जा रहा है। और पहले क्या था, स्पाइन लंबा होता था, खुला रहता था। अगर 400 से शुरू है तो 325 तक मेरिट आती थी। तो एवरेज बच्चे भी लिस्ट में आ जाते थे। अब यही अंतर हुआ है। जो एवरेज बच्चे थे वो आ जाते थे, 374 वाला बच्चा खराब नहीं है, इसमें आ जाता था, इसमें नहीं आ पा रहा। तो इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि आप इस स्पाइन में स्टैंड कर पाए। अब वो एक्सक्लूसिव होता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। केवल आप अपना जो ज्ञान चक्षु है, एक होता है ज्ञान चक्षु, ज्ञान, हाँ ठीक है, ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु को ओपन करके पढ़िए। सारी चीजें लगा दीजिए, पढ़िए भी, लोगों से डिस्कस करिए, मित्रों से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, सीनियर से मिलिए। सारी एक्टिविटी जब लगा देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब क्वेश्चन इस नेचर के आ रहे हैं, कुछ तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इतना लंबा रहेगा कि आप लिखते रहिए। कुछ 4-8 लाइन का रहेगा। जैसे 2022 में पूछा था, हम देखे थे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, टीपीए का है। बेचने वाले और खरीदने वालों के अधिकार और कर्तव्य, 30 पेज है, लिखते रहिए आप, उलझा देगा आपको। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आप 8 लाइन भी लिख दिए, कुछ का उत्तर हो गया, अगर आपको मालूम है तो। अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो अनहर्ड रहेंगे, आपने कभी सुना ही नहीं था,
जैसे आप लोग देखिएगा 2022 में सब्स्टेंटिव लॉ में एक सवाल आया है, पहला सवाल हिंदू लॉ का, जो कंपलसरी था। जानते हैं कि नहीं? वो नहीं जानते हैं? वो कंपलसरी सवाल था, वो अनहर्ड, मतलब आई हैव नॉट हर्ड टिल टुडे। ये कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वो तो भाई ठीक है, वो तो किसी किसी का कोई न कोई लिखा होगा, उससे मेरिट नहीं बनती है। मेरिट बनती है कि जो क्वेश्चन एग्जॉस्टिव है, 10 पेज का है, आप कैसे उसको 2 पेज 2.5 पेज में लिख देते हो। ये स्मार्ट स्टडी, दिस इज स्मार्ट स्टडी। तो जब आप गहन अध्ययन किए रहेंगे तो आप 2 पेज 2.5 पेज नहीं, आप और कम में लिख लेंगे। ये मेरा दावा है। और उसी दिन आप समझिएगा कि मैं अब सिलेक्शन लेने जा रहा हूँ। अब ये चीज आपको सड़क चलते याद रहनी चाहिए। इतना एग्जॉस्टिव सिलेबस है, स्पेशली जुडिशरी का, कि अगर आपको सोते जागते खाते और सड़क चलते नहीं याद है, तो आप परीक्षा के समय 3 दिन डायरेक्ट पेपर होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, उसमें कहीं कोई गैपिंग भी नहीं होती है, तो आप दोहरा नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट रिवाइज। बस जो एकदम मतलब जैसे है कि जिधर से भी बाल आए, आपको मारना ही मारना है, तो वही आदमी परीक्षा में लिख सकता है। क्योंकि 3 दिन में 6 पेपर होते हैं, आप सुबह शाम लिखने के बाद आपकी घर आने पे हिम्मत नहीं रहेगी कि हम कोई नोट्स निकाल के दोहराएं। खाली आराम कर लीजिए, फिर सवेरे जाइए लिखिए, फिर आराम कर लीजिए, फिर सुबह जाइए लिखिए। इतने टाइम आपके पास है, तो स्मार्ट स्टडी करिए। मतलब उसमें प्रैक्टिकली रुचि रखिए लॉ में, तभी ये हो पाएगा। है बहुत आसान, माइंड इट, बहुत आसान है, बशर्ते आप उसी में रहिए। एक चीज और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट, कि कंपटीशन के लिए रेगुलर होना जरूरी, सेल्फिश होना जरूरी, एंड अनसोशल तक होना पड़ेगा। अनलेस यू डेवलप these characteristics in your personality, सिलेक्शन भूल जाइए। और कंपटीशन कभी सरल नहीं होता था, कभी भी। इवन कि हम लोगों के टाइम में भी कंपटीशन सरल नहीं था, क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी, अवेलेबिलिटी ऑफ मैटर्स नहीं थी। देयर वाज नो गाइडेंस, नो डर। अपने से ही करना है, अपने से ही पढ़ना, अपने से ही गाइडेंस लेना है, और उसी से करना है। तो कंपटीशन हर समय कम कठिन होता है। आज तो आपको सारी चीज़ों पर मैटर उपलब्ध है, जहाँ चाहिए, यूट्यूब, इंटरनेट, किताब, सीएलए गाइड, सारी चीज़ें हैं। उस समय, हम लोग के समय तो केवल किताबें आती थी, वो भी केवल इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम किताबें अप टू द मार्क नहीं थी। तो आज तो आप लोगों के पास बहुत मैटर उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा। आप मोबाइल लिए हैं, उस नहीं कुछ तो मान लीजिए आप किताबों से दूर हैं, मन कर रहा है कि आप पढ़, हम ये टाइम है हम यूज कर सकते हैं, तो मोबाइल से ही पढ़ लीजिए वहाँ पे। तो आपको अनसोशल होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा, डिवोटेड होना पड़ेगा। अदरवाइज नो, न तो सक्सेस थी और न है आज भी। अब ये कंसेप्ट भूल जाइएगा कि कंपटीशन पहले बहुत सरल था, आज टफ हो गया है। गेट इट नोटेड। कंपटीशन अपने समय का हर हर कठिन होता है।
अपने समय का। आज हम समझते हैं पीसीएस में 6-7 लाख बैठते हैं, इसमें कुछ कम बैठते होंगे सिविल जज एपीओ में। ये सब भीड़ है, भीड़ से मत घबराइए, नेवर। ये सब बहुत पर्पज होते हैं लोगों के पढ़ने के। कुछ टाइम पास कर रहे हैं कि घर से पैसे मिल रहे हैं, कुछ की तो हमने तो यहाँ तक देखा कि शादी उदी हो गई, बस उनका उद्देश्य पूरा हो गया, अब चलो गाँव। कुछ है कि भाई हमको प्रैक्टिस करना है, वो उद्देश्य है। फार्म भी भर दिए आया तो। जो एक्चुअल कंपटीशन होता है वो बहुत थोड़े लोगों में होता है, इसलिए भीड़ से तो कभी मत डरिए। और बता तो रहे हैं कि ये 400 में और 375 में 25 नंबर का अंतर है ना। पहले 400 में और 325 में अंतर होता था। तो अब आपको इनसे इनसे ऊपर उठ जाना है, 325 से 375 तक ही आना है। तो स्मार्ट स्टडी कर लीजिए। और यही एक संस्था है जो अभी फेयर है। इसको भी हम कहते हैं लाख जो भी होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए देवता यही है, जो संस्थाएं हैं। लोगों के कहने पे, लोगों के अफवाहों में, लोगों की बातों में कभी मत आइएगा। अपनी स्टडी करिए, आपके साथ न्याय होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो पूछो। क्या समझ में आया आप लोगों को? हम्म। कि वहाँ कैटेगरी पता चलती कि लोग क्या पर वहाँ इसी से संख्या बढ़ रही है। हाँ वो भी है, वो भी है, लेकिन पहले पॉपुलेशन के हिसाब से भीड़ नहीं थी। लिटरेसी इज अनदर थिंग, कंपटीशन इज अनदर थिंग, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ है। बताते रहे, हमने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के अंतर पूछा। आप लोग पढ़े भी रहे होंगे, हमको मालूम है। लेकिन कंपटीशन क्या चाहता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी सवाल अपना बता दीजिए मुझे 4-5 पॉइंट। 35 मिनट में आपको 3 सवाल का उत्तर लिखना है। तो क्या आप वहाँ कौन सा क्रिया करके जाएंगे कि लिख लेंगे और ऐसे नहीं बता पाएंगे? और ये भी मैं कह रहा हूँ कि जो इतना नहीं करता है वो छोड़ दे, या तो उसका पर्पज पूरा हो जाए, जो भी है वो अपना जाए, तो छोड़ेगा। टू बी वेरी वेरी क्लियर, लिटरेसी एंड कंपटीशन जमीन आसमान का अंतर है। डिग्री, यहां तक कि डिग्री, लिटरेसी तो बड़ी दूर की बात है। डिग्री ले लो, बीए, एमए, एलएलबी, एलएलएम, या और कोई डीएससी बी होती होती हो, और कोई जो डॉक्टर अंबेडकर के पास जो हाईएस्ट इंडिया की 2 ही डिग्री थी डीएससी की ना। एक कोई राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति जी भी थे। क्या नाम था उनका जिनके पास डीएससी? हाँ, क्या नाम? और दूसरी डॉक्टर अंबेडकर जी के पास थी डीएससी की डिग्री, और किसी के पास आज तक नहीं है। वो भी डिग्री ले लीजिए, फिर भी कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। क्योंकि डिग्रियां तो आजकल किस तरह वो
अब वो शब्द हम नहीं है कि ते डिग्रियां तो मिल रही हैं, मिल जाती हैं, नॉलेज नहीं होता है। उस डिग्री से भी भिन्न आपको होना पड़ेगा। हम आपको तो एक स्पेसिफिक रॉकेट बनना है जो अंतरिक्ष में सीधा जाए, बीच में रुकना ही नहीं है कहीं। ये लिटरेसी और डिग्री ये सब छोड़ दीजिए। दे कैन नॉट पास क्लास 4 पोस्ट एग्जाम। समझ है? आपको तो वो होनी है कि आपको आपकी महत्वाकांक्षा सोने न दे। तो ये सब है। और कोई आप लोगों को कुछ जानना है, पूछना है तो बताएं। मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। हिंदी की इंग्लिश? वो तकवानी की, हम सीके तकवानी हम लोग पढ़ते थे। बहुत अच्छी बुक है। और स्मार्ट स्टडी भी आप कर सकते हैं। आज के टाइम में जो प्रेजेंट है वो थोड़ा टफ हो गया, तो उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक है? स्मार्ट स्टडी टफ है? टफ नहीं है। देखिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। टफ नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे गलत करवाने वाले आ रहे हैं। अब ऑप्शन तो सटा ही रहे हैं, आपसे गलत कराने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आपके पढ़े हुए रहे होंगे, गलत हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करिएगा तो सब निकल जाएगा। प्री तो हम समझते हैं मेंस का एक दरवाजा है, आपको उसको जंप करना है। अब वो स्मार्ट स्टडी से आराम से हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब बैलेंस पढ़िए। कुछ लोग होते हैं वो ला ही पढ़ते हैं, जीके पढ़ते नहीं है कि हमारा ला से ही हो जाएगा प्री। तो ऐसा मत, दोनों ये एक चीज हम बैलेंस पर भी कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। लाइफ में बैलेंस बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मतलब वो संतुलन बहुत महत्वपूर्ण। चाहे जिस जगह पे आप रहेंगे, आपको संतुलन और सामंजस्य बैठा के अगर आप चलते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे जिंदगी में। जैसे आपने 2 घंटा ला पढ़ा, तो आप ये मत करिए कि जीएस नहीं पढ़ेंगे। जीएस भी आप पढ़िए। और हमेशा ज्ञान चक्षु को खोले रहिए। राह चलते, चाय की दुकान पे हैं, पान की दुकान, कहीं भी हैं आप, तो अपनी ज्ञान चक्षु को खोले रहिए, आपका जीके तैयार होता रहेगा। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हमारे देश में सभ्यता कब से चालू हुई, इस पे खुद, हाँ, पाषाण युग से चलिए तो आते आते कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, हड़प्पा आया, फिर वैदिक काल आया, फिर वो आया। तो ज्ञान से मतलब आप सोचा करिए इन सब चीजों पे। अपने आप आपका क्लियर रहेगा। मिडुअल हिस्ट्री पढ़ना है, आप सल्तनत काल, दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत से शुरू करिए। गुलाम वंश था, खिलजी आया। मतलब आप ऐसे ही पूछा करिए। जानते रहो, मोटी चीजें आती हैं सिविल जज में और एपीओ में, तो कोई बहुत डीप हिस्ट्री नहीं पूछता है। जैसे पूछ दिया अकबर की मनसबदारी, टू मच प्रिविलेंट,
पिछली बार आया था। संगम काल में साहित्य की क्या स्थिति थी? वो एकदम मतलब जो आपका चर्चित चीजें हैं वही पूछता है जीएस में। तो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो जाए। अब ज्योग्राफी से जैसे आता रहता है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। तो मोटी चीजें जानिए कि भाई हमारे आसपास संलग्न कितने पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान और चाइना तो सब जानते हैं, लेकिन सही सही नंबर्स आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे? बताइए, आप लोग नंबर्स बताइए हमको कि कितने देश हैं हमारे पड़ोसी। ला। म्यांमार तो वही थोड़ा वो है ना। अभी उसकी कंडीशन सर बहुत खराब है। हाँ, तो सात तो माने गए हैं, तो कोशिश करिए कि हर चीज को संख्या में याद रखें, तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हर चीज को, जैसे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, लेट बी नो। और बताइए आप, आपके अलावा भी बताए कोई। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स फॉर फॉर बोथ द पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, वाइफ को तो एडिशनल चार हैं। एडिशनल चार हैं, चार ग्राउंड्स हैं। लेकिन दोनों के लिए कौन कौन है? वेरी गुड। तो इस तरह जाना, तब तब आपको 13 ग्राउंड्स हैं। चार वाइफ को एडिशनल हैं। बाकी 13 ग्राउंड्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बराबर रूप में प्राप्त हैं। चार अतिरिक्त हैं। और डाइवोर्स बाय कंसेंट 1976 में हिंदू हिंदू लॉ में लाया गया है कि दोनों पक्ष अगर सहमत हों तो। इस तरह मतलब एक स्मार्ट स्टडी अपने मन में रखा करिए। अब आपको डाइवोर्स पढ़ना है, आप रटना शुरू कर दिए 13 पॉइंट। फिर एक दिन बाद आप भूल ही गए कि यार पहला क्या था दूसरा क्या था। तो स्मार्ट स्टडी करिए, आपकी रुचि हो। और 24 घंटे हम तो ये कहते हैं, खाने पीने सोने के बाद हमेशा पढ़िए किताबों से। आ, ये इससे इससे घृणा मत किया जाए हमारे समझ से। क्योंकि इसमें स्मार्ट स्टडी करने के तरीके अच्छे अच्छे आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमको ऐसे दिखे थे जो कि शार्ट करने के तरीके हम सोच रहे थे कैसे होगा। फिर मैं इसको खोला तो हमको मिल गया। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं। इसको इग्नोर आप लोग ना करें तो अच्छा। तो ये सब चीजें हैं। जीएस तो हमेशा उसी में लगे रहिए। अच्छा ये बताइए, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ आप लोगों से सबसे पूछ रहा हूँ, हिंदू लॉ का है। पति पत्नी है, उसमें से एक दूर पोस्टेड है, अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर उसमें, अदर स्टेट में। और डिजर्शन है ना, 2 साल अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो इट विल बी ए गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। और वो मान लीजिए पति या पत्नी अपने नौकरी के सिलसिले में वो दूर रहता है, और इसके आधार पे दूसरा पक्ष उससे डाइवोर्स कोर्ट में मांगता है कि हमसे ये 2 साल से 3 साल से दूर रहते हैं, इसलिए मेरा डाइवोर्स अलाउ कर दिया जाए। हाँ, ये तो जो ला का एक कखा गघा पढ़ने वाला आदमी होगा, सही उत्तर आप लोगों का है। नहीं। हाँ, ला इज कॉमन सेंस। हाँ, उत्तर उत्तर आ गया कॉमन सेंस से। अब ला बताइए कहाँ है?
उत्तर आ गया कॉमन सेंस से है कि ही शुड नॉट बी अलाउड, डाइवोर्स मस्ट बी नॉट ग्रांटेड। और हाँ, याद नहीं। और बताइए, आप बताइए, लिटरेसी बढ़ी है तो बताइए, कानून बताइए, कहाँ ये कानून है कि उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट है हाँ, प्रेसिडेंट। देखिए ये कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करना पड़ेगा। कोर्ट्स इंटरप्रेट द लॉ ओनली, दे डोंट मेक लॉ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो केवल जो भी कानून है उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको बताते हैं कि ये होना चाहिए। दे डोंट मेक लॉ। ये कभी कभी आता है जो स्टूडेंट्स का सवाल है। तो आप लोग इससे बहुत क्लियर रहिए ना। आप पहले हमको कानून इसका बताइए। केसेस तो हैं, उसके आधार पे बहुत केसेस हैं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस पे फैसला दिया हो, जिस केस में फैसला दिया होगा, वो किसी कानून पे देगा ना। ये तो है नहीं को मनमाना कर देगा। जैसे हम आप बोल दिए कि नहीं उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़े बोल देगा। वो तो एक कानून पर चलेगा ना, कि इस कानून के तहत इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इसके तहत इसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आधार नहीं है, आधार वो कंप्लीट वर्कर के नाम है। हाँ वो डिजर्सन, हम पहले आप लोगों को बता दिए कि इस केस में डिजर्सन के ग्राउंड पे तलाक मांगा गया था। हमें कानून बता दीजिए। यही गलती लॉ वाले करते हैं। डिजर्सन क्या है उसकी परिभाषा वो धारा 13 में डिफाइन है, वो कोई बता दे। सर बहुत ऐसा है, जो डिजर्शन होना चाहिए वो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। अब इसका ये कानून है। अब इसका उत्तर निकल गया कि नहीं? बोलिए। डिजर्शन में जो परिभाषा दी गई है, विलफुल निग्लेक्ट, विलफुल निग्लेक्ट आर लिविंग सेपरेटली विदाउट विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज, लिविंग सेपरेटली विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज, धारा 13 पढ़िए। विलफुल निग्लेक्ट, जानबूझ करके उसको अवॉइड करना, पति या पत्नी कोई भी करती है, या विलफुल निग्लेक्ट आर लिविंग सेपरेटली विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज। तो यहाँ तो रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज है कि उसको नौकरी करना है। तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप सिविल जज और एपीओ बनने जा रहे हैं, और आप जैसे प्राइमरी का बच्चा क ख ग घ पढ़ता है, वैसे आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं क ख ग घ। सर इसका उत्तर ये होगा कि नहीं मिलेगा। ये तो सब जानते हैं, ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं मिलेगा उसको डाइवोर्स। क्यों नहीं मिलेगा? वो लॉ आपसे एक्सपेक्टेड है, उस कानून की जानकारी आपसे एक्सपेक्टेड है। कॉमन सेंस तो सब जानते हैं नहीं मिलेगा।
जानबूझ करके अथवा विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज किसी स्पाउस का अलग रहना डिजर्शन है। अब इसकी परिभाषा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक नहीं रटेंगे, तब तक क्या मतलब आपका ला पढ़ने से। अभी तो यहां तक आया है क्रूअल्टी का। नोट कर लीजिए इसको, आपसे ला से मतलब है, आपको ला से मतलब है, इस पर कानून क्या है। तो हाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसी उसी कानून के आधार पर इंटरप्रिटेशन कर दिए। तो रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज है कि कोई स्पाउस बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है, 2 साल से ज्यादा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई विदेश चला गया वीजा पर 3 साल के लिए, तो क्या करेगा, उसका पति या पत्नी उससे डाइवोर्स ले लेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। कम से कम आपको लीगल वे में कानून क्या है हमारा। पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, किताब ले लिए किसी की, बैठ के पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और टहल रहा है। ये पढ़ाई पढ़ना हो तो मत पढ़िए। आपको कानून से मतलब है। जब आज मान लीजिए एक केस आई, आपने 2 लाइन में लिख दिया, विलफुल निगलेक्ट आर लिविंग सेपरेटली विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज, वो डिजेक्शन है। इसमें वो रीजनेबल काज से बाहर रह रहा है, आइदर स्पाउस, प्रोबेबल काज से बाहर रह रहा है, अनरीजनेबल वे में नहीं रह रहा है, इसलिए डिजेक्शन अलाउ नहीं होगा, खत्म बात। अब एक केस केस याद है तो और अच्छा है। सोना जैसे है, सोने पे तो सुहागा हो जाएगा। केस याद है तो और अच्छा है, लिख दीजिए कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मामला खत्म। डोंट बी कंफ्यूज्ड। बात समझ रहे हैं। हमने जैसे लाइन दिया आपने पकड़ लिया कि कानून खोजो, इस पे कोई प्रॉब्लम आती है उस पे कानून खोजो। डोंट गो ऑन गेसेज, गेस मारो। आपने उत्तर गलत लिख दिया, कानून पूरा दर्शा दिया, आपका 1 आध नंबर कटेगा। आपने उत्तर सही दिया, कानून नहीं दर्शाया, आपको नंबर कम मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 1 आध दे दिए तो बहुत बड़ी भाग्य है। उत्तर लिखने से नंबर नहीं मिलता है, कानून लिखोगे तब नंबर मिलेगा। अभी तो यह मानसिक क्रूअल्टी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ क्रूअल्टी होती है ना। मानसिक क्रूअल्टी का क्षेत्र इतना व्यापक है जितना आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी का क्षेत्र है। लिख दीजिए ना 1 लाइन, आवे तो लिख दीजिए। उस कानून से इस कानून को रिलेट करना सीखो। मेंटल क्रूअल्टी का क्षेत्र उतना व्यापक है जितना आर्टिकल 21 का पर्सनल लिबर्टी का क्षेत्र व्यापक है। अभी तो हाई कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये कहा है अभी रिसेंट, इसी महीने का, कि पत्नी के मोबाइल की ना, वो तो दैट इज आल्सो मेंटल क्रूअल्टी। या पति के मोबाइल या पत्नी के मोबाइल, दोनों में से किसी का हो, उसकी वो मानसिक क्रूअल्टी में आएगा। ये सब केसेस देखिए, इसका साइटेशन आप नोट कर लीजिए और खट से लिख दीजिए। इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी स्कोरिंग फॉर यू, कि आप अलर्ट हैं। केस का साइटेशन लिखिए, उस पर वो लिखिए। तो ये इससे ये होगा कि आप बहुत अलर्ट हैं, आप समझते हैं चीजों को। एग्जामिनर क्या है, आपका लाइन टू लाइन पढ़ता थोड़ा है, उतना टाइम नहीं उसके। आप
अपने को, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो अपने अपने को उस स्थिति में रख के देखिए कि हम ये कॉपी हम जांचेंगे तो क्या एक एक लाइन पढ़ेंगे। मैटर्स को आप हाईलाइट कर दिए करिए एक आध जगह जगह, और टीचर को खटाखट मिलता रहेगा, वो आपसे प्लीज हो जाएगा। जैसे चैटिंग वाली केस आपने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट की, बहुत मेंटल क्रूअल्टी के सबसे अच्छी केस है। अब आप मेंटल क्रूअल्टी के 1861 की केस लिख रहे हैं, अनडाउटेडली नो रॉन्ग, लिखिए आप। लेकिन आपके पास उतना समय भी होना चाहिए, उतना जगह भी होना चाहिए कि आप 2025 तक की केस लिख सकें। नहीं लिख पाएंगे। 1800 की केस लिखेंगे तो 2025 वाली छोड़ी जाएगी। एक आध जो बहुत हाईलाइटेड है, जैसे अब स्टिक रेल एंड बनाम फ्रेचर है स्टिक लाइबिलिटी पर, तो वो तो एक उसने तो एक सूत्र निकाला, तो उसको लिखना है। अच्छा बताइए, वेदर स्टिक लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया? No, sir. Strict liability is not applicable in India, but absolute liability is NC इन विच एमसी NC में था। वेरी गुड। हाँ, वो तो सपोर्टिंग केस है। वेरी गुड। तो ये है। अब अगर आ गई स्टिक लाइबिलिटी लिखने के, आप रेल एंड से शुरू किए, एमसी मेहता नहीं लिखे, 50% पे आपकी कॉपी जचने, क्वेश्चन वो जचने जा रहा है। क्योंकि इन इंडिया आफ्टर एमसी मेहता इन 1987 स्टिक लाइबिलिटी वाज कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक्सेप्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। इस स्टिक लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस क्या है बताइए? लेट द बॉयज स्पीक। स्टिक लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस बताइए। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो हम समझते हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में। एक दो बताइए, पांच छः, छः हैं शायद। जल्दी बताएं, बताएं जल्दी, आप लोग पाँच छः लोग हैं। आप लोग बताइए। अरे स्टिक लाइबिलिटी के एक आध दो एक्सेप्शन का नाम बताइए। हम यही कह रहे हैं कि हमेशा न कुल, अगर सीरियल से याद रहे तो दो तीन चार तो किसी चीज का हमेशा याद रहना ही चाहिए, ऑलवेज। आप बताइए। नहीं याद आ रहा? वो तो बता चुके हैं। देखिए ऐसा है, इनएविटेबल एक्सीडेंट इस। अच्छा ये बताइए, आपको एक्सेप्शन लिखने में इतना अब इसी पर आप भी कंसंट्रेट, कि एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम मिलेगा सोचने के लिए? क्या आज से ज्यादा तैयारी करके आप उस दिन जाइएगा? स्टिक लाइबिलिटी पे आज से ज्यादा तैयारी करके उस दिन जाइएगा? नहीं होगा। हमेशा सोचो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है, जहाँ कानून बना हो, एक्ट ऑफ गॉड है, देखिए हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सोचने से आ जाता है। एक्ट ऑफ गॉड है, इनविटेबल एक्सीडेंट है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, प्लेंटिफ सोन डिफॉल्ट है। हाँ, थर्ड पार्टी का भी है। ये एक्सेप्शंस अब इंडिया में लागू नहीं हैं एमसी मेहता की केस के बाद। समझ रहे हैं? दीज एक्सेप्शंस आर नॉट एप्लीकेबल एंड देयरफॉर। पहले स्टिक लाइबिलिटी क्यों थी?
क्योंकि किसी डेंजरस एक्ट का कार्य स्टिक है, इसका मतलब कुछ अपवाद हैं। अब वो अपवाद खत्म हो गए हैं इंडिया में, नॉट इन इंग्लैंड। लॉ स्टार्ट स्पेशली ऑन कॉमन लॉ है। तो ये एक्सेप्शंस अब इंडिया में लागू नहीं है, एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड, यानी स्टिक लाइबिलिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है, आप कोई डेंजरस वस्तु अपने घर में लाते हैं, रखते हैं, तो यह आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है, आप जो है एक्सेप्शन का लाभ नहीं पाते। यही पूरा स्टिक लाइबिलिटी। अब आप इसको सोचे हैं, तो अब आप जाएंगे, 15 मिनट का टाइम मिला है, उसका प्रिंसिपल इसेंशियल्स लिखेंगे स्टेट लाइबिलिटी का, डेंजरस थिंग वो अपने प्रिमिसेस में लाइए और वो स्केप करे, तीनों है। और इसेंशियल्स लिखेंगे, और फिर इसके बाद एक्सेप्शंस लिखेंगे, और उसके बाद एमसी मेहता केस में लिखेंगे कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। ये इसको 10-12 मिनट में आप आराम से लिख जाएंगे, टीचर जो एग्जामिनर होगा वो पूरा उसको मैटर मिल जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, आपको नंबर भी रीजनेबल नंबर दे देगा। नहीं तो अरे ये बेसिक लाइबिलिटी लिखना है तो आधे घंटे से कम में हो ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे आप कर पाएंगे। तो ये है, आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है, एग्जाम में कैसे आपको उनके एग्जामिनर के समक्ष, आप तो होते नहीं हैं, कॉपी होती है, उनके लिए हम कैसे मैटर प्रोवाइड कर देंगे कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। और कुछ पूछना आप लोगों को? तो हम देखिए, मेरे तो पर्सनल उस पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से वो चाहे एग्जाम एग्जाम है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, दोनों नॉलेज बेस्ड है और स्मार्ट स्टडी बेस्ड है दोनों। और प्री ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा कठिन है। मेंस में बस आपको अपने व्यक्तित्व से एग्जामिनर के कैसे उसके पॉकेट से हम नंबर खींच लें, तो अपनी आपको कला लगानी है, उसके पॉकेट से नंबर खींचना है हमको। हमको आपको हमसे पैसा लेना है जेबस निकलवाने में, कोई न कोई कला लगाएंगे तभी तो हम देंगे, ऐसे तो हम देंगे नहीं। तो वो कला आप लगाइए, हम दे देंगे पैसे आपको। नहीं लगाएंगे, हम अपना पैसा बचाए रखेंगे। तो वही वही नियम लागू होता है आपको नंबर प्राप्त करने में। ठीक है। तो हम नहीं समझते हैं कि कोई नॉलेज की बात है, वो आप जितना अपने को प्रैक्टिकल रखेंगे, वो प्री मेंस दोनों तैयार होता रहता है, जितना प्रैक्टिकल रखेंगे। और प्री में एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन, जो कि घटना चक्र में ज्यादा एथेंटिक माना जाता है। उसके क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं वो किसी न किसी रूप में आपसे, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे जी के हो चाहे ला हो, आपको पढ़ना ही है। ये नहीं कि पिछली साल आया 30 साल नहीं आएगा, किसी न किसी रूप में वो पूछेगा। और संविधान की विशेष तैयारी करना है, फैमिली लॉ की तैयारी करना है, प्रोसीजर अच्छे से पढ़ना है, स्कोरिंग होता है। और जजमेंट राइटिंग या जो भी प्लेंट WS जो भी करना हो, उसकी अभ्यास करिए आप लोग। और APO इज द गुड सर्विस, इसको अच्छे से तैयार करिए, बस मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को है।
कुछ और पूछना हो तो पूछो। बाकी ये जो आपके यहाँ टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट होते हैं ना, बड़े बेनिफिशियल टेस्ट, जो टेस्ट यहाँ के होते हैं वो, उनमें आप लोग भाग लिए करिए और उसको उसी तरह फेस करिए, इम्तहान देने जाइए टेस्ट पर, जैसे आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, चार चांद लग जाएगा। ठीक है, ओके। थैंक यू आप लोगों को, आप लोग टाइम दिए।